अभी बीजेपी के पास कोई ऐसा प्रबल शूटर नहीं है, संकट मोचक नहीं है जो इसमें से अपोजिशन से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके बीच का रास्ता निकाले। ये बहुत बड़ी एक समस्या बीजेपी के साथ है। चुनाव आयोग ये पॉलिटिकल आंसर्स दे रही है, वहां पे पब्लिक परसेप्शन क्या बनता है। कल जाके ऐसा ना हो कि जैसे इमरजेंसी के पहले जयप्रकाश नारायण जी ने हालात बना दिए थे और फिर पूरा अपोजिशन इकट्ठा हो गया था, लोग भी इकट्ठा हो गए थे रास्ते पे, वैसी स्थिति हो ना, ये ध्यान में बीजेपी को रखना पड़ेगा। अपोजिशन को ये पता है कि इसमें धांधली हुई है। अपोजिशन यहाँ पे लोगों का परसेप्शन बदलने में लगी है। ये लोगों तक मैसेज जा रहा है कि ऐसा ये नथिंग बट वोटर लिस्ट में से जो बीजेपी के खिलाफ वोटर्स दिख रहे हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए। ऐसा कोई नेता बीजेपी के पास या जेडीयू के पास नहीं है जो नीतीश जी के अलावा तेजस्वी यादव और कांग्रेस से दो हाथ करे। तो बिहार में आप अगर किसी भी हालत में चुनाव आयोग को हाथ में लेके चुनाव जीतना चाहते हैं, पीएम जी को अभी थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। और पीएम जी को नीचे उतारे बिना केंद्र की भी सरकार ठीक से चल पाएगी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में एक बात चल रही है कि अगले 6-7 महीने में केंद्र की सरकार ये मुसीबत में ना आ जाए। आरएसएस संजय जोशी जी के नाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। आरएसएस को संजय जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के चाहिए और उसी कारण ये जो 75 साल वाला नया पैतरा आया है कि ये रूल तो सभी को कर दिया जाए, तो फिर ये भी एक अलग उसमें उलझन पैदा कर रही है। दोनों भाई अगर एक आते हैं, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे, तो ज्यादातर टपका उनके पास जा सकता है। तो इसलिए बीजेपी ये कर रही है मराठी बनाम हिंदी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक होने से कौन रोक रहा? आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा जिंदा रखना कौन चाहता है? इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि एकनाथ शिंदे के आगे आने वाले राजनीतिक भविष्य क्या होंगे। क्या देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की राहें जुदा हो जाएंगी या देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को चारा डालने में लगे हैं? एसआईआर का मुद्दा देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां चुनाव बहिष्कार तक का चेतावनी दे रही हैं। लेकिन आखिर चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को दरकिनार क्यों कर रहा है? जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक क्यों हो गया? इसके पीछे क्या वजह रही? किसके फोन कॉल्स आए और कौन चाहता है कि जुडिशरी और सरकार के बीच जो टसन है वो समाप्त हो जाए? तमाम मुद्दे हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आशीष जाधव जी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस ठीक है। अब तो राजनीति, देश की राजनीति अलग अलग ध्रुवों पे खेल रही है। कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इर्द गिर्द राजनीति बुनी जा रही है, दूसरी राजनीति एक चल रही है एसआईआर का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में वोटरों का, जिसकी जड़ आपके महाराष्ट्र से ही निकल के आती है, जहां राहुल गांधी ने उठाया कि महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें गड़बड़ी की गई है। जहां वो बताते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में आप वोटर बढ़ाए और बिहार में आप, जब हमने महाराष्ट्र में आपको पकड़ लिया तो बिहार में आप वोटरों को घटा रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिटिक्स और विपक्ष की पॉलिटिक्स एसआईआर को लेकर अभी क्या चल रही है? अंदर की खबर क्या है? देखिए, कांग्रेस को यह पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है इस समय बहुत ही केओस है। मींस नई सरकार जो आई है एनडीए की, देवेंद्र फडणवीस जी की, ये सरकार में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको छेड़ा जा सकता है। जैसे कि 3 प्रमुख दलों की एक गठबंधन सरकार है और इसमें एकनाथ शिंदे अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है, वो डिप्टी सीएम है। और दूसरी तरफ अजित पवार है, उनको पता है कि जब तक रहना है तब तक रहना है, आगे का 2029 में हम देख लेंगे। रही बात भाजपा की, तो भाजपा सत्ता में तो आई है लेकिन मनचाहा सरकार नहीं चला पा रही है। देवेंद्र फडणवीस जी को भाजपा की तरफ से पूरा मैंडेट है, इसके बहुत सारे कारण हैं।
उसका असल कारण यह है कि जो मुंबई से लेके वाड़वन जो बड़ा एक पोर्ट बन रहा है वहां तक के, या फिर करजत तक के जो एमएमआर रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, यहाँ पे 50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। और ये बहुत बड़ा ख्वाब है देवेंद्र फडणवीस जी का, जिसमें तीसरी मुंबई, चौथी मुंबई बनने जा रही है, और जेएनपीटी से कहीं बड़ा पोर्ट ये वाड़वन का पोर्ट बनने जा रहा है। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ गढ़चिरौली, ये भारत का सबसे बड़ा स्टील हब बनने जा रहा है। और फिर गढ़चिरौली से ऑलमोस्ट 20 मिनरल्स हैं जो वहां से निकलने वाले हैं, जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं, और उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्गो कॉरिडोर, जो अभी समृद्धि कॉरिडोर बना है, उससे भी बड़ा शक्तिपीठ कॉरिडोर करके बना रहे हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस ऑन मिशन है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसमें आड़े आ रहे हैं अभी महाराष्ट्र की राजनीति, क्योंकि जो विपक्ष में उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं, ये दोनों भाई एक हो जाए, ऐसी मराठी सेंटिमेंट्स आगे आए हैं। ये दोनों भाई चाहकर भी शायद बैकट्रैक नहीं हो पाएंगे, इनको आना ही पड़ेगा। इसका मेन रीजन है मुंबई महापालिका यानी बीएमसी। बीएमसी के चुनाव लेके, या एमएमआर रीजन में बीएमसी के साथ जो 9 महापालिका है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये दो भाई एक साथ आ सकते हैं। अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो मुंबई महापालिका बीएमसी पे वापस से मातोश्री का, ठाकरे का कब्जा हो जाएगा, और बीजेपी इस बार ये चाह रही है कि बीएमसी पे उनका झंडा या उनका भगवा फहराए। तो इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति शुरू है। लेकिन ये कहां हुआ है? जो पिछला विधानसभा चुनाव था, वहां पे चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा के वोटर लिस्ट में से 7 लाख वोटर्स कम किए गए, और विधानसभा के वोटर लिस्ट में 2 महीने के अंतराल में 40 लाख बढ़ाए गए। टोटल 47 लाख ये बड़े थे, उसमें से 7 डिलीट कर दिए और 40 लाख रह गए। ये महाराष्ट्र में हुआ। अब बिहार में क्या हो रहा है? तो बिहार में वोटर्स की कपात हो रही है। वहां पे वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हम कर रहे हैं। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है कि आपको आधार मैंडेटरी है, आपको रेशन कार्ड मैंडेटरी है, या आपको कोई पुराना अगर इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड होगा और वो कोई दिखा रहा होगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग बोल रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो अगर होंगे तो ही वोटर होगा। और ऐसे इस तरह से लगभग अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, वो 40 लाख वोटर तक की वहां पे कपात हुई है। यानी एक ऐसा फार्मूला है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वोटर्स बढ़ाए गए, और बिहार के चुनाव के मद्देनजर वोटर्स की कपात हो रही है, डिलीट हो रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस की दुविधा यह है कि कांग्रेस को कुछ भी करके विक्टिम कार्ड खेलना है। उनको पता है ना, वो केंद्र सरकार में सत्ता के पास है, या महाराष्ट्र में से भी उनकी सत्ता चले गई है। आज के तारीख में महाराष्ट्र में सबसे वीक पार्टी कोई होगी तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पा रही है। अभी लगभग 6-7 महीने हो गए हैं विधानसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस रिवाइव नहीं हो पा रही है। उनको कोई ऐसा मसला नहीं मिल रहा है कि जिससे कांग्रेसी रास्ते पे उतरे। कांग्रेसी कभी भी रास्ते पे उतरते नहीं है, उन्हें उतारना पड़ता है। तो वो जो एक फोर्स चाहिए मोमेंट रास्ते नहीं पे मिल पा रहा उतारने के लिए, मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी महाराष्ट्र में तो कभी आते नहीं है, आए तो कुछ करते नहीं है। तो इससे हुआ क्या है कि राहुल गांधी को ये पता है कि जितना वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे बीइंग अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, और उनके साथ अभी आप देखो कौन कौन है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, बाकी लोग है, स्टैलिन है, उद्धव ठाकरे हैं, ये सब अपोजिशन साथ में आ रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि बिहार में आज के हालात में तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव, उनकी आरजेडी ये सत्ता में आ सकती है, ऐसे रिपोर्ट से। क्योंकि नीतीश कुमार, उनकी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी आ सकती है। और इसीलिए वहां पे अगर वोटर
कम किए जा रहे हैं या कपात की जा रही है, तो ये मसला राहुल गांधी उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उठाया है कि संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो गेम चेंजर हो सकता है, मे बी आज ये इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आगे जाके हो सकता है, वो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इनका यानी ये सत्र के पहले ही दिन उनका रेजिग्नेशन हो जाना, मेरे ख्याल से ये इस पे बाहर आएंगे सर, हम लोग सरकार के लिए स्पेशल भी अच्छा इंस्टेंसिव एसआईआर पे भी विस्तार से अभी बात करेंगे। लेकिन एक आपने इंडिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण दिया, हम शुरू में ही आपको रोकना चाह रहे थे, टोकना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि जो आपने कहा कि बीजेपी सत्ता में तो आ गई है महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन उसको दुविधा है सरकार चलाने में। देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने में दुविधा है, या ऊपर से देवेंद्र फडणवीस पर बीजेपी का दबाव है, इसलिए सरकार अच्छे से नहीं चल पा रही है? मसला क्या है? देखिए, तीन पार्टी, तीन दलों की ये सरकार है। एकनाथ शिंदे जी के पास जो एमएलएज है, उसमें से ज्यादातर एमएलए जो है, उन्हें ये पता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे हम बीजेपी के साथ आए हैं, लेकिन हम स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी तोड़ के वही पार्टी हाथ में लेके चुनाव आयोग ने हमें दी है, वो लेके हम बीजेपी के साथ आए। तो उनका पहला चल रहा था कि हम हिंदुत्व के लिए साथ आए, लेकिन जैसे अजित पवार की एनसीपी भी बीजेपी के साथ सरकार में आ गई, तब जाके गड़बड़ हो गया कि अब कौन सा मुद्दा लेके लोगों के पास जाए, ये कहने को कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी के साथ है, कि जहां अजित पवार और उनकी पार्टी भी बीजेपी के साथ है। अब महाराष्ट्र में आ रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव, इसमें 29 महापालिका है, ऑलमोस्ट 450 से ज्यादा नगर पालिका, नगर पंचायत है, या 300 से 30 से ज्यादा पंचायत समिति है, इसके चुनाव हो रहे हैं। तो ये इतने बड़े चुनाव है, ये भले ही हम एक एक करके चुनाव लेंगे ऐसा सरकार को लग रहा है, फिर भी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सेंटिमेंट्स है, वो ये है कि चुनाव में कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई है, उसके कारण इतना बड़ा मैंडेट लेके ये महायुति एनडीए सत्ता में आई है। ये भाजपा हो या अजित पवार की एनसीपी हो या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना हो, ये लोगों को ये समझा नहीं पा रही है कि हम मेरिट पे चुन के आए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, राहुल गांधी है, उद्धव ठाकरे है, राज ठाकरे है, शरद पवार है, ये लोग ये बता रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, वोटर्स बढ़ाए गए हैं, वोटिंग बढ़ाया गया है। तो इस तरह का जो परसेप्शन क्रिएट हो गया है, ये जाके जबकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव स्टेट इलेक्शन के थ्रू होना है, और स्टेट इलेक्शन के थ्रू अगर ये होना है, तो फिर यहाँ पे वही चुनाव का नतीजा जो विधानसभा में आएगा, वो रिपीट हो पाएगा या नहीं, ये दुविधा में ये सरकार है। ये सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि हम लोगों के बीच में कैसे जाए। और सबसे बड़ी बात जो आज की अहम बात है, सरकार में एक 5-6 मंत्री ऐसे हैं कि जिनके ऊपर उनको मंत्रिमंडल से निकाला जाए, उनका इस्तीफा हो जाए। जैसे कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर माणिकराव कोकाटे, इनका तो 2-3 दिन में इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने तो ये भी कहा ना कि सरकार तो किसानों के लिए कुछ दे भी नहीं रही है, वो तो खुलेआम खुले तौर पे विरोध में आ गए हैं। बिल्कुल, एक तो आपने चुनाव के वक्त जो आश्वासन दिया था कि हम कर्जा माफी देंगे, लोन वेव करेंगे, तो वो उसकी तो बात ही नहीं हो रही। दूसरी बात जो हुई है कि जो खामियाजा देती है, अगर कोई नुकसान होता है, तो जो हम फसल बीमा योजना के तहत खामियाजा सरकार देती है, उसकी राशि कम कर दी गई। इलेक्शन थे दोनों, लोकसभा और विधानसभा, तब स्पेशल जीआर निकाल दिया गया 1 जनवरी 2024 को कि हमने राशि बढ़ा दी है। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाती है, सत्ता में सरकार आ जाती है, वापस वो पुराना जीआर लागू कर दिया है, जो कह रहा है कि अभी उतना हम नहीं दे सकते, जितना पहला देते थे उतना देंगे। फसल बीमा जो योजना जो है, जो 1 रुपया में फसल बीमा सभी किसानों को सरकार ने दिया था इलेक्शन के समय, उसमें धांधली हुई, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। कहा यहां तक के जा रहा है कि 5,000 करोड़ का घोटाला है, और ये आरोप कौन कर रहा है? बीजेपी का ही विधायक कर रहा है। तो इस तरह के पब्लिक परसेप्शन अगर ग्राउंड पे होगा, तो सरकार कैसे चलेगी कि जिसमें रोज कुछ ना कुछ
किसी मंत्री का कोई डांस बार चला रहा है, तो कोई पैसों की बैग के साथ पकड़ा जा रहा है, उसकी इंक्वायरी लगाई दी जा रही है। एक मसला तो ऐसा हुआ है कि जो असेंबली की एस्टिमेट कमेटी है, जिसे हम अंदाज समिति मराठी में बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष है, जो शिंदे गुट के विधायक हैं, उनके पीए के रूम पे, वो भी गवर्नमेंट रेस्ट हाउस पे 1,84,00,000 रुपए की नगद राशि पकड़ी गई है। अब इसमें पुलिस ने 15 दिन के इंक्वायरी के बाद साधारण एनसी मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसमें दायर किया है। कोई हो नहीं रहा है, एसआईटी पुकार दी गई है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो ये सब जो चीजें हैं अब खुल के आगे आएगी। और सबसे बड़ी बात जो अहम बात है, और मेरा इस पे बहुत ट्रेस रह रहा है अभी, कि मीडिया की ताकत बढ़ गई। बीजेपी और बीजेपी के साथ जो गठबंधन है, उनके खिलाफ न्यूज देने की, बोलने की महाराष्ट्र की मीडिया की ताकत बढ़ गई है, जो कुछ सालों में कम हो गई थी। लोग डर रहे थे, अब लोग खुल के बोल रहे हैं, खुल के लिख रहे हैं। और उससे हुआ क्या है, बहुत सारे मसले बाहर आ रहे हैं जिनको रोका नहीं जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी समझा नहीं पा रही है बीजेपी की, आखिर हम जिस मैंडेट से आए, हिंदुत्व के मैंडेट पे नहीं थे। क्या यही वजह है कि सुनने में ये मीडिया में खबरें चल रही हैं, राजनीतिक गलियारों में खबरें तैर रही हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की गलबहियां कहीं एक नाथ शिंदे के लिए हरियाणा की स्थिति पैदा ना कर दे, दुष्यंत चौटाला वाली, कि जब तक आप साथ थे, नहीं तो भैया आप दूर दूर रहो। देखिए, बहुत सारी थियरीज फ्लोट हो रही है। बीजेपी को यह पता है कि अगर बीएमसी चुनाव होने हैं और उद्धव ठाकरे के उनके शिवसेना के खिलाफ अगर एनडीए करके अगर महायुति गठबंधन को लड़ना है या बीजेपी अकेले भी लड़े, तो उनका सीधा सामना उद्धव ठाकरे के शिवसेना के साथ है। मुंबई में जो एकनाथ शिंदे जी का शिंदे गुट है, उनकी जो शिवसेना है, उनकी ताकत भले ही आज पेपर पे दिख रही है, लेकिन जहां मुंबई में आज 3.5 साल हो रहे हैं, प्रशासक राज है, बाबू राज है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तो सरकार नहीं है, वो तो 3.5 साल पहले ही वो टर्म खत्म हो गई। सब जितने भी पार्षद ये नगर सेवक थे, कॉर्पोरेटर्स थे, वो सब एक्स कॉर्पोरेटर बन गए हैं। तो उसमें से 40 ये शिंदे गुट ने अपने तरफ लिए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसका जो केडर है, जो पक्ष संगठन है, वो मुंबई में बहुत मजबूत है। उसकी जो 3 प्रमुख आधार स्तंभ है ठाकरे के शिवसेना की, वो ये है, एक तो एम्बुलेंस सर्विस जो मुंबई में कहीं पे भी किसी को भी अवेलेबल होती है, मातोश्री की तरफ से या ठाकरे के शिवसेना की तरफ से। दूसरा है उनका वुमेन्स विंग, जिसे हम महिला आघाड़ी बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा है उनकी जो शाखाएं मुंबई में है। देखिए, मैं आज मुंबई में, ये महीने में मुझे 30 साल हो रहे, 30 साल से मुंबई में हूं। मैंने क्या देखा कि कोई भी मुंबई कर है, अगर उसके घर का नल भी अगर ठीक करना है, तो माँ कहती है बेटा जा शाखा पे जा, बोल के आ जा, और वहां से वो जो रिपेयर करने वाला आ जाएगा, वो पैसे भी नहीं लेगा, नल ठीक कर देगा। ये मुंबई में होते आया है, और यही ताकत है जो कम नहीं हो पाई। भले ही बीजेपी का पक्ष संगठन ज्यादा है, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत है, आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है, फिर भी मुंबई कर का जो स्पिरिट है ना, वो ये है। तो वो जो मुंबई कर का जो स्पिरिट है, वो अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक आ जाते हैं, तो वो बढ़ जाता है। इसका कारण मैं आपको बताऊं, और ये मैं हमेशा कह रहा हूं, और अब लोग भी कह रहे हैं कि मुंबई में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, अगर बीएमसी के आप वोटर लिस्ट देख लीजिए, 98 लाख वोटर है, उसमें से 38% मराठी वोटर्स है, 19% मुस्लिम वोटर है, 17% ये उत्तर भारतीय वोटर्स है, हिंदी भाषिक, और 15% जो है वो गुजराती और राजस्थानी वोटर है, 6% ये साउथ इंडियन वोटर्स है, 3% क्रिश्चियन वोट्स हैं, और 2% जो है सिंधी, पारसी, बंगाली वोटर्स हैं। अब इसका जो कॉम्पोजिशन है पहले दो का, 38% मराठी और 19% मुस्लिम, तो इसमें सभी मुस्लिम मराठी नहीं है,
यानी मुंबई में अधिकतर मुस्लिम जो है वो कोंकणी मुस्लिम है जो मराठी बोलता है। तो आधे आधा कम से कम मुस्लिम वोटर जो है वो हिंदी भाषिक भी है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड या और गुजरात से आया है। और 38% वोट जो है मराठी, उसमें भी दोनों भाई अगर एक आते हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, तो ज्यादातर टपका उनके पास जा सकता है। तो इसलिए बीजेपी ये कर रही है, मराठी बनाम हिंदी जो विवाद अभी हाँ, छेड़ा है, मराठी बनाम इसको हिंदी देखते का हैं। मामला इसीलिए है ताकि ये बना रहे, और बनने से ये हो कि जो बाहरी वोटर का प्रभाव जो दिखाना चाहती है, अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों छिड़कते रहें। बिल्कुल यही बात है। मैंने जैसे बोला आपको हम्म। कि मुंबई हम्म। महापालिका के साथ एमएमआर रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन हम्म। रीजन में टोटल हम्म। 9 महापालिका है। यहां पे हम्म। जो 9 महापालिका में अगर आप वोटिंग कंपोजिशन देखें वोटर्स का, हम्म। तो हम्म। बिगर मराठी वोट्स ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात हम्म। सुनिए, मराठी कम है और बिगर मराठी वोटर्स ज्यादा है। तो ज्यादा बीजेपी ये है। चाहती है कि मराठी बनाम अगर हिंदी हो जाता है, तो इसमें जो हम्म। पोलराइजेशन होती है, हिंदी वोटर्स बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे हम्म। कोई काम में नहीं आ रहे मराठी वोटर के लिए बीजेपी हम्म। को, क्योंकि मराठी वोटर हम्म। राज और उद्धव साथ में आ जाते हैं, तो एक गठ्ठा मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जाते हैं। मुस्लिम वोट्स भी हम्म। उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत लॉयल्टी मुस्लिम वोटर्स के साथ और मुस्लिम वोटर्स का उद्धव ठाकरे के साथ बढ़ गया है। तो उसके हाँ, कारण अब हुआ बिल्कुल। क्या है, अब हुआ ये है कि अगर मराठी बनाम हिंदी करते हैं, और उसके लिए खास करके पहली कक्षा से 3 भाषा सूत्र हम लागू करेंगे। पहली कक्षा हम्म। से हम मराठी जो मदर टंग है वो तो है ही, अ, अंग्रेजी जो है वो सेकंड लैंग्वेज करके है। अब वहां पे पहली हिंदी। कक्षा के लड़कियों को, जो महाराष्ट्र में हम्म। 5वीं से हिंदी है, तो हम पहली से लागू करेंगे। ये होगा नहीं, लेकिन ये कर करके मराठी बनाम हिंदी, हम्म। ये विवाद जो है ये बढ़ाना है बीजेपी को। इसी कारण कल जब हम्म। जेएनयू में गए मुख्यमंत्री हम्म। देवेंद्र फडणवीस जी मराठी अध्यापन केंद्र का उद्घाटन करने, तो उन्होंने क्या हेडलाइन दी वहां से, अन्य भाषा न स्वीकारना इतका मराठी माणूस संकुचित नहीं है। बोले तो क्या, हम्म। मराठी माणूस जो है, मराठी आदमी जो है, दूसरी भाषा नहीं अपनाएगा, इतना वो कम दिमाग वाला या कम मन वाला, या जिसे बोलते हैं कि संकुचित नहीं है। उसका मन बहुत, हम्म। उसका हृदय बहुत बड़ा है, वो दूसरी भाषा भी सीख सकता है। बात सीखने की नहीं हम्म। है, कौन सी कक्षा से सिखाना, ये बात है। आप पहली से हम्म। अगर 6 साल के लड़के को 3-3 भाषा अगर उस पर डालोगे, तो वो क्या करेगा। हम्म। ये हिंदी हम्म। इसलिए देना है कि कल जाके सुप्रीम कोर्ट में ये सबमिशन आ जाएगा कि महाराष्ट्र में मराठी मदर टंग है और हिंदी जो थर्ड लैंग्वेज है, हम पहली कक्षा से पढ़ा रहे हैं, कोई भेद नहीं है। हम्म। दोनों हम्म। मराठी हो या हिंदी हो, एक साथ पैरेलल जारी है। तो आप महाराष्ट्र के जितने भी इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं, उसमें हम्म। जैसे सख्ती की जाती है कि आपको मराठी आनी चाहिए तो ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो ये सब जितने भी कायदे कानून है, ये सब हम्म। निकल जा सकते हैं। और फिर बाहर से जितने भी लोग महाराष्ट्र में आएंगे, उनके लिए हम्म। मराठी आनी ही चाहिए, आगे जाके हम्म। प्लान हो सकता है। इसी कारण राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, ये विरोध में है। और बीजेपी को ये विरोध बढ़ाना है, क्योंकि इससे मराठी बनाम हिंदी विवाद बढ़ता है, क्योंकि वोट हम्म। पोलराइजेशन पे ही बीजेपी जीतते आती है। पिछले चुनाव में भी वोटर लिस्ट बढ़ी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इसके बावजूद भी बीजेपी ने हर तरफ वोट डिफरेंस बढ़ाया और उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा हुआ। वैसे ही वोट डिफरेंस जितना बढ़ेगा, उतना बीजेपी को फायदा हम्म। होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे बीच में आ जाते हैं, अभी उनका कोई यूज नहीं हो रहा है। अजित हम्म। पवार जी का कोई यूज नहीं हो रहा है वोट मिलाने के लिए। तो बीजेपी ये तय हम्म। नहीं कर पा रही है कि एकनाथ शिंदे जी को लेके अपना फायदा क्या हुआ है। सरकार तो आ गई है, अगर उद्धव हम्म। ठाकरे साथ में आ जाते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे के पास सांसद भी 9 है और एनडीए को उसकी जरूरत भी लगेगी बिहार के चुनाव के बाद। तो इसलिए हम्म। उद्धव ठाकरे से अगर बीजेपी का पैचअप हो जाता है, तो बैकडोर चैनल्स में हम्म। ये चर्चाएं शुरू है
कि उद्धव ठाकरे जी अपने साथ आ जाते हैं तो एक नया फार्मूला हम इजाद करेंगे कि जिससे एकनाथ शिंदे भी शांत रहेंगे और उद्धव ठाकरे भी हमारे साथ आ जाएंगे और राज ठाकरे अलग थलग रह जाएंगे। और कांग्रेस जो कि तड़प रही है रिवाइव होने के लिए, उसको हम वापस वही जगह पर लाके रख देंगे कि तुम्हारे लिए सत्ता में कोई जगह नहीं है। तो ये सब राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन मैं जहां तक के जानता हूं, मुंबई महापालिका के जो चुनाव है, वो चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो महाराष्ट्र में गेम चेंज हो सकता है। वरना महाराष्ट्र में बीजेपी को और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, जो हम लोग बातें कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के लोगों ने एनालिसिस नहीं किया होगा। जैसा हम कर रहे हैं कि अगर राज ठाकरे, अगर बाल ठाकरे एक साथ, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए तो निश्चित रूप से बीएमसी पे जो पहले से उनका कब्जा है, कब्जा बरकरार रहेगा। लेकिन क्या राज ठाकरे वास्तव में और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव तक एक साथ रहेंगे या छिटकेंगे? क्योंकि बीजेपी कुछ ना कुछ तिकड़म तो लगाएगी। बीजेपी पुरजोर से ये प्रयास कर रही है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आ जाए। यही एक बड़ी बात है कि जिससे राज ठाकरे कोई ऐसे संकेत नहीं दे रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं क्या, ये असल मुद्दा है। और फिर बाद में दूसरा मुद्दा आता है, राज ठाकरे किस बेसिस पे, कौन से शर्तों पे उद्धव ठाकरे जी के साथ गठबंधन बनाएंगे, कैसा गठबंधन रहेगा। सिर्फ मुंबई के लिए रहेगा, एमएमआर रीजन में से मुंबई के साथ जो 9 महापालिका है उसके लिए रहेगा, या आगे सब चुनाव के लिए 2029 तक रहेगा, ये अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन जहां तक के राज ठाकरे जी का जितने भी भाषण हुए हैं, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उसमें से ये तय हो रहा है धीरे धीरे कि राज ठाकरे ने एक मूड बना लिया है कि बीजेपी उन्हें कुछ देती नहीं है और बीजेपी के साथ जाके उन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ है, उनके ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है, एक एथिकल मॉरल प्रेशर आ रहा है कि मराठी अस्मिता, मराठी लोगों के लिए, मराठी मानुस के लिए दोनों भाई, दोनों ठाकरे एक आ जाए। जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख, इनका ख्वाब था, तो ये दोनों ने एक आना चाहिए। और वो इतना प्रेशर बढ़ रहा है कि पार्टी कैडर जो राज ठाकरे जी का अभी बीच में एक 3 दिन का उनका वर्कशॉप हुआ, उनका मनसे का इगतपुरी में, वहां पे मनसे के सब पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने यह इच्छा जताई कि दोनों भाई एक होना, ये हमारी भी जरूरत है और उनकी भी जरूरत है। उससे भी ज्यादा जो हमारा मराठी वोटर है मुंबई और पूरे महाराष्ट्र का, वो ये चाह रहा है कि दोनों भाई एक हो जाए। ये क्यों हो जाए? क्योंकि कांग्रेस जो है ये खुद को रास्ते पे नहीं ला पा रही है, और मन से कोई भी मुद्दा हो मराठी का या हिंदी शक्ति का जो बोल रहे हैं हम कि मैंडेटरी हिंदी, उसका मुद्दा हो, उस पे रास्ते पे उतरती है, कानून तोड़ती है, उससे वो एग्रेसिवनेस आ रहा है। तो सबका यह कहना है कि अगर ठाकरे एक हो जाते हैं तो दोनों पार्टियों का फायदा हो जाएगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे तो खुला कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं राज ठाकरे आ जाए साथ में और दोनों मिलके हम वापस से रिवाइव होंगे। राज ठाकरे, उनकी प्रॉब्लम यह है, उनकी प्रॉब्लम बीजेपी है। बीजेपी उन्हें जाने नहीं दे रही है, ये अभी धीरे धीरे मराठी लोगों को पता चल रहा है। और राज ठाकरे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने बीजेपी को नहीं छोड़ा और वो बीच में ही लटक के रह गए तो उनका हाल इससे भी बदतर हो जाएगा। तो अभी खुद की भी पार्टी रिवाइव करने के लिए वो उद्धव ठाकरे के साथ जाना भी चाहे तो कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे जाए, कैसे जाए, ये वो फॉर्मूला तय कर रहे हैं। और उसके लिए उनको समय भी मिल रहा है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव ये इस साल होंगे या नहीं होंगे, इसका कोई आंसर ये अभी तक नहीं आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर में बीएमसी और बाकी महापालिकाओं का चुनाव होगा, लेकिन यह माना जाएगा 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है, जहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बताएगी कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑल द महापालिका कैसे चुनाव लेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि दिवाली के बाद चुनाव का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से लगेगा। और फिर जितनी भी एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, दोनों भाई एक होने का, या मन से वापस से बीजेपी के साथ जाने का, या शिंदे जी कुछ अलग करने का, या बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक आने का,
ऐसा जितना भी कुछ होगा ये 16 ऑफ सितंबर के बाद होगा। एसआईआर के मुद्दे पर अब लौटते हैं सर, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने तो यहां तक धमकी दे दी चुनाव आयोग को कि अगर आपने सही नहीं किया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर भारतीय लोकतंत्र में ऐसा होता है तो उसको कैसे देख रहे हैं आप, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देते समय अभी एक 15 दिन पहले मैं महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता से मिला था कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये कुछ अपनी सोच बदल दे, अपनी राजनीति की दिशा बदल दे तो महाराष्ट्र में कुछ गेम चेंज हो सकता है। तो उस नेता से बात करते समय उसने एक बात मुझे बताई। वो ये बताई कि मैं वो पहला नेता था जो सोनिया गांधी जी कांग्रेस के नेताओं से भी मिला था और शरद पवार जी से भी मिला था, और मैंने बोला था कि अगर बैलेट पेपर पे इलेक्शन नहीं होता है तो आप लोग, मैं तो बहुत छोटी पार्टी हूं, आप लोग बहिष्कार या बॉयकॉट क्यों नहीं करते चुनाव का? अगर ये होता है तो ही, बैलेट पेपर पे होता है तो ही सही नतीजे आएंगे, नहीं तो ईवीएम ये मैनेज है। अब ईवीएम मैनेज है, इससे भी ज्यादा वोटर लिस्ट मैनेज है। ये जो अभी लोगों पे थोपा जा रहा है या उनके तरफ जो परसेप्शन जा रहा है, इसको चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। जिस तरह से एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि यार आपको रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पुराना वोटर आईडी, ये चीजें भी आपको ध्यान में नहीं रखनी है, क्यों? बताइए इसका आंसर। आप वोटर्स, मतदाताओं की सूची तैयार कर रहे हैं या आप सिटीजन्स यानी नागरिकता तय कर रहे हैं? नागरिकता तय करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है। तो आप ये क्यों? हाँ, गृह मंत्रालय अपना देखेगा या क्या बोलिए? हम करें, ये तो गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय अपना देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला जो आपका काम है वो अपना काम करिए। यस, तो ये हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, कि आप नागरिकता क्यों तय कर रहे हैं? आप वोटर्स तय कीजिए। आपको अगर कोई नागरिक को अगर उसका वोटिंग राइट नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिर भी चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं, बोल रहे हैं कि हमने 99% पूरी सूची अपडेट कर दी है, हमारा एसआईआर कंप्लीट होने को है। इस तरह की बातें जब आती है तब विपक्ष को विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा अधिकार है। और उस तरह से राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इससे पब्लिक परसेप्शन बढ़ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी चिंगारी की बात यह आई है कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी का रेजिग्नेशन हुआ, इस्तीफा हुआ, उनके इस्तीफे के पीछे उनका स्वास्थ्य का कारण नहीं है। उनके इस्तीफे के पीछे जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी का इम्पीचमेंट प्रोसेस है, जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया, और जिस तरह से अगर राज्यसभा में अपोजिशन हावी हो जाती है तो सरकार के लिए यह बात अच्छी नहीं है। और उससे भी ज्यादा, एक तरफ एसआईआर है, एक तरफ जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा है, और तीसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी है, जो अभी तक के 20 बार ये कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने किया। अब ऑपरेशन सिंदूर अगर ऑनगोइंग है तो सीज फायर किसने किया, क्यों किया, और युद्ध हुआ कि ये नहीं? क्योंकि भारत सरकार ये बोल रही है कि हमने पाकिस्तान से युद्ध किया ही नहीं, हमारा ऑपरेशन सिंदूर था जो टेररिज्म के खिलाफ था, और उधर पाकिस्तान बोल रही है हमने भारत से युद्ध किया है, और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान में युद्धबंदी कर दिया है, सीज फायर कर दिया है। तो ये पूरा असमंजस की अभी की स्थिति है जिसमें गवर्नमेंट ठीक से टैकल नहीं कर पा रही है। देखिए, जब एक तरफा सब आता जाता है और चुनाव आयोग ये पॉलिटिकल आंसर्स दे रही है, वहां पे पब्लिक परसेप्शन क्या बनता है? कल जाके ऐसा ना हो कि जैसे इमरजेंसी के पहले जयप्रकाश नारायण जी ने हालात बना दिए थे और फिर पूरा अपोजिशन इकट्ठा हो गया था, लोग भी इकट्ठा हो गए थे रास्ते पे, वैसी स्थिति हो ना, ये ध्यान में बीजेपी को रखना पड़ेगा। अभी बीजेपी के पास कोई ऐसा ट्रबल शूटर नहीं है, संकट मोचक नहीं है, जो इसमें से अपोजिशन से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके बीच का रास्ता निकाले। ये बहुत बड़ी एक समस्या बीजेपी के साथ है, जो अरुण जेटली जी या सुषमा स्वराज जी
जब बीच का रास्ता निकालते थे। अभी वैसा कोई संकट मोचक या ट्रबल शूटर बीजेपी के पास दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा राजनाथ सिंह थे पहले, लेकिन राजनाथ सिंह को भी बहुत अलग थलग कर दिया गया। राजनाथ सिंह को भी राजनाथ एक सिंह एक डैमेज केंद्रित कर कंट्रोल दिया। इसलिए नहीं कर सकते हैं, राजनाथ सिंह हाँ। डैमेज कंट्रोल इसलिए नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि जगदीप धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ है उसमें राजनाथ सिंह जी ने ही सब किया है। ये बात बाहर हाँ, आ उन्हीं के चुकी है। करवाया गया सब। तो इसके कारण वो भी बाजू में गिर गए। अगर वो कल जाके अगर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर और भी दुविधा बढ़ सकती है। तो तो अभी एसआईआर के कुल मुद्दे मिला पे के जो जी। ड्राइविंग सीट पे बीजेपी थी, अभी बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। और मंडे से, सोमवार से, जहां की लोकसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर 16 घंटों का डिबेट होना है और मंगलवार से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर 16 घंटे का डिबेट होना है। गवर्नमेंट कितना बैकफुट पे जाती है क्योंकि अपोजिशन बोल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डिबेट का उत्तर देना चाहिए। अब मोदी जी देते हैं, अमित शाह देते हैं, राजनाथ सिंह देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अपोजिशन जो मांग कर रही है वो लोगों की मांग कर रही है, ऐसा परसेप्शन बढ़ रहा है। अच्छा, ये लोग जानना ये भी चाह रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कि आखिर चुनाव आयोग की साख जब दांव पे लगी है, बावजूद चुनाव आयोग पॉलिटिकल टाइप में क्यों हैंडल कर रहा है विपक्ष को? विपक्ष अगर कुछ सवाल उठा रहा तो उसके सवालों पर ध्यान न देकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा। विपक्ष ये पूछ रहा कि आप अगर कह रहे हो कि 52 लाख वोट वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए, अब आपसे सवाल पूछा जा रहा, चुनाव आयोग से विपक्ष पूछ रहा कि उन 52 लाख वोटर जो लिस्ट में से निकाले हो, उन्हीं 52 लाख वोटर तो अगर हैं, अगर जेन्युइन है या फर्जी हैं, अगर तुम कह रहे हो कि फर्जी हैं, तो पिछले जो 10 चुनाव हुए हैं, 5 विधानसभा के चुनाव और 5 लोकसभा के चुनाव, उसी वोटर लिस्ट पे तो हुए। तो चुनाव फिर तुम, दिक्कत तो चुनाव आयोग में है, तो फिर उस फर्जी वोट भी तो पड़े होंगे उसमें, अगर तुम फर्जी मान रहे हो तो। यही बात है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है। वो क्या किया है कि आपका ये काम नहीं है जो आप कर रहे हो, ये ऑन रिकॉर्ड बात आ गई है। अब हो क्या रहा है, विपक्ष को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था आधार कार्ड, रेशन कार्ड और पुराना वोटर आईडी, उसको भी आप मद्देनजर रखते हुए कोई भी ऐसा वोटर है कि जिसके पास ये 3 सबूत है और उसको फिर आप डिलीट कर रहे हो तो फिर हम भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था चुनाव आयोग को कि कोई भी चीज फाइनल नहीं होगी हमें दिखाए बगैर, तो अभी वो दिखाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां पे अपना कुछ अलग रूलिंग देती है तो चुनाव आयोग बुरी तरह फंस जाता है। और ये चीज अपोजिशन पार्टियों को पता चल गई है क्योंकि जिस तरह से 52 लाख वोटर्स की कपात या डिलीट वो हो जाते हैं वोटर लिस्ट में से, तो उसमें से ऐसे कितने होंगे कि जिनके ऊपर अन्याय होगा। और किसी पे अन्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर कहने के बाद भी अन्याय हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें मेजर रोल प्ले कर सकती है। इसलिए चुनाव आयोग जिस तरह से सिर्फ आंसर दे रही है या अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है, उससे भी ज्यादा जो पॉलिटिकल रोल चुनाव आयोग प्ले कर रहा है, ये जो परसेप्शन लोगों में जा रहा है, खास करके बिहार की जनता में जा रहा है, ये सत्ताधारी बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए अच्छी बात नहीं है। आखिर में आपको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लेजिस्लेचर का जो मानसून सत्र है वो खत्म हुआ। 18 दिन का ये मानसून सत्र महाराष्ट्र विधानसभा का खत्म हुआ। इतनी ज्यादा मैंडेट एनडीए के पास महाराष्ट्र में है, महायुति की सरकार को, और अपोजिशन बेंच पे कुल मिला के 50 के अंदर नंबर्स है। फिर भी ये पूरा सत्र जो है ये अपोजिशन पार्टी हाईजैक कर गई और जो सत्ताधारी पक्ष है उनको ये सत्र चलाते नहीं आया। अब मैं ये कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को अगर जो नागपुर में विंटर सेशन होना है वहां पे अगर सत्र अच्छा हो जाए या वहां पे गवर्नमेंट को फ्लोर मैनेजमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, तो ही
ये सत्र चल पाएंगे, नहीं तो आप नंबर्स भूल जाइए, मैंडेट भूल जाइए। अगर आप ऐसा चाहेंगे कि हम चाहेंगे वैसा ही चलाएंगे तो वो चल नहीं पाएगा। वैसे ही केंद्र में भी है। आज लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके भी सुझाव को आप चर्चा में ला सकते हैं, उनको भी आप एड्रेस कर सकते हैं। पीएम जी को अभी थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, और पीएम जी को नीचे उतारे बिना केंद्र की भी सरकार ठीक से चल पाएगी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में एक बात चल रही है कि अगले 6-7 महीने में केंद्र की सरकार ये मुसीबत में ना आ जाए। अच्छा, एक दो सवाल हैं, लास्ट के दो सवाल हैं। एक सवाल पहला ये है कि अगर मान लीजिए कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पीछे नहीं हटा तो विपक्ष के पास क्या विकल्प है? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है आप एसआईआर कंप्लीट कीजिए। हमने तो आपको बोल दिया, ये सुझाव दे दिए कि आधार कार्ड, रेशन कार्ड और पुराना वोटर आईडी ये भी आपको ध्यान में रखना है। कल जाके सुप्रीम कोर्ट वापस आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था चुनाव आयोग को कि आपको फाइनल करते नहीं आएगा अनलेस और अनटिल हमारी मोहर के सिवाय। आपको हमें दिखाना पड़ेगा आपने क्या किया, वो अगर ठीक लगे तो ही आप फाइनल कर पाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये बहुत बड़ी एक जिसे बोलते हैं बात है, और अपोजिशन को ये पता है कि इसमें धांधली हुई है। अपोजिशन यहाँ पे लोगों का परसेप्शन बदलने में लगी है। ये लोगों तक मैसेज जा रहा है कि एसआईआर ये नथिंग बट वोटर लिस्ट में से जो बीजेपी के खिलाफ वोटर्स दिख रहे हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए। अगर ये परसेप्शन बढ़ गया तो ये नीतीश कुमार जी बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए 50-55 लाख वोटर्स कम भी हो जाते हैं, लेकिन अगर एक मोमेंटम बन गया, आप लोगों ने अपना मन बना लिया, तो फिर ये 50-55 लाख वोटर्स कम भी हो जाते हैं, फिर भी अपोजिशन का पलड़ा भारी हो सकता है। और यही अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन को ये पता है कि इन्होंने एसआईआर लागू भी किया तो बाय द टाइम जितना भी समय हमें मिलता है हम विक्टिम कार्ड खेलें, परसेप्शन बनाएं और परसेप्शन बैटल पे जाए। तो ये तेजस्वी यादव के लिए खास करके ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज भी हो सकता है आगे, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन उस तरह से अगर बन गया, क्योंकि नीतीश जी जो है वो अभी उनके हेल्थ के कारण उनमें बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई है, और ऐसा कोई नेता बीजेपी के पास या जेडीयू के पास नहीं है जो नीतीश जी के अलावा तेजस्वी यादव और कांग्रेस से दो हाथ करे। तो बिहार में आप अगर किसी भी हालत में चुनाव आयोग को हाथ में लेके चुनाव जीतना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ ऐसा आरोप राहुल गांधी कांग्रेस कर रही है, तो बिहार में वो होगा ही ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव, उसकी बातें, अभी एसआईआर इन बिहार, उसकी बातें, उससे जो वोटर है उनके साइकी पे परिणाम होने लग गया है कि हमारा जो वोटिंग पावर है, हमारा जो वोट है, अगर वो कोई मायने नहीं रखता है तो हम वोट क्यों करें। तो नोटा का जो बटन है वो ज्यादा भी दब सकता है, और बीजेपी यही चाह रही है कि निगेटिव परसेप्शन भी बने थे जिसके कारण नोटा के वोट ज्यादा बढ़े। अब ये ना एक अलग गेम है, और बीजेपी हर समय नया सरप्राइज लेके आती है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग बिहेव कर रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग स्टेटमेंट दे रहा है, प्रेस रिलीजेस कर रहा है, जिस तरह से ये पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज कर रहा है, इससे चुनाव आयोग भले ही वो ऑटोनोमस बॉडी हो फिर भी वो इम्पार्शियल है ऐसा कह नहीं सकते। इस नतीजे तक लोग अगर आ जाए कल तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग पे किसी का विश्वास नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। एक बात, लास्ट सवाल, एक थ्योरी निकल के यही एक थ्योरी निकल के सुप्रीम कोर्ट को लेके आ रही है कि जो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा उपराष्ट्रपति ने दिया अचानक, या उपराष्ट्रपति से इस्तीफा लिया गया कथित रूप से, ये डैमेज कंट्रोल करने की सरकार की तरफ से कोशिश है, ताकि सरकार और न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के बीच सामंजस्य बैठा रहे, ताकि जो टसन चल रहा है उसको दूर किया जा सके। देखिए, जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा पहले ही दिन हो गया सत्र के, उससे जो
बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट चाह रही थी, वो हो नहीं पाया। अभी आप उपराष्ट्रपति पद के लिए चंद्रचूड़ जी को ला ले, या नीतीश कुमार जी को ला ले, या राजनाथ सिंह जी को ला ले, या और किसी को भी ला ले, वो जो बात फैल गई है कि जगदीप धनखड़ जी को बाहर कर दिया गया है, और कल जाके जैसे सत्यपाल मलिक जी है वैसे जगदीप धनखड़ जी बातें ना करें, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो सब कुछ बीजेपी के तरफ से ही होना है, और जो भी करेगी बीजेपी ही करेगी। वो माहौल अभी नहीं रहा है जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद। और सबसे बड़ी बात जो भूल गया मैं भी, जो 75 साल वाली बात है, वो जो 75 साल वाला जो रूल है वो बीजेपी में और कहां कहां लगेगा, ये तो बहुत बड़ा मसला है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसी पे एक लास्ट सवाल है, इसी पे याद आ गया। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दिनों से चुन नहीं पा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और है भी, जैसा वो बताती है, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में उसको बहुत वक्त लग गया। एक नाम निकल के सामने आ रहा है बड़ा प्रमुख के आरएसएस ने कह दिया है कि नहीं, ये नाम हमारे तरफ से फाइनल है, लेकिन बीजेपी की तरफ से मेन रूप से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वीटो लगा दिया गया है कि नहीं, कोई दूसरा हमको मंजूर है, लेकिन वो मंजूर नहीं है। नाम है संजय जोशी। देखिए, संजय जोशी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, ये रेशिमबाग नागपुर की तरफ से बहुत ज्यादा आग्रह मोदी शाह जी को हो रहा है। ये बात चुप के नहीं है, 6 महीने से ये बात चल रही है, और मोहन भागवत जी की और मोदी जी की ये बात पे मुलाकात भी हुई है। खुद नरेंद्र मोदी जी नागपुर भी जाके आ गए हैं, महाल में, रेशिमबाग में, और इसी मसले पे उनकी चर्चा भी हुई है। संजय जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी, इनके बीच क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। संजय जोशी एक ऐसा नाम है मोदी जी के लिए जो अभी भी मोदी जी के लिए बहुत अड़चन या मुसीबत ला सकता है। अगर वही आदमी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, तो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, या बाकी कोई भी हो, तो ये जो गुट है, ये बीजेपी में इनका महत्व कम हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से संजय जोशी जी का स्वभाव है, जिस तरह से संजय जोशी जी ऑर्गेनाइज्ड है, जिस तरह से संजय जोशी एक करिश्मा है, ये सब चीजें नरेंद्र मोदी जी को पता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, और अभी राजनाथ सिंह भी हो, ये लोग संघ को, आरएसएस को ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल पार्टी अच्छी चल रही है, मोदी जी के लिए पार्टी चल रही है, पार्टी से ऊपर मोदी जी है। लेकिन संघ ये बोल रहा है कि हमारे बीजेपी पार्टी का जो ब्रीद वाक्य या स्लोगन है, जो टैगलाइन है, वो क्या है? प्रथम राष्ट्र, देन पार्टी, और बाद में मैं खुद। तो इसको हम छेद दे रहे हैं, इसको हम नकार रहे हैं। हमें पार्टी से बड़ा कोई नहीं चाहिए, और इसी कारण संजय जोशी जी का नाम आगे आया। अब ये संजय जोशी जी अगर नहीं होंगे तो उतना कैपेबल आदमी कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस जी है, योगी जी है, और कोई है, या राजनाथ सिंह को वापस दोबारा अध्यक्ष किया जाए, या हो सकता है कल जाके वापस नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, क्योंकि वो इसके पहले रह चुके हैं और 2013 में उनका इस्तीफा हुआ था। लेकिन जहां तक के मेरी जानकारी है, और मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि आरएसएस संजय जोशी जी के नाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। आरएसएस को संजय जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के चाहिए, और उसी कारण ये जो 75 साल वाला नया पैतरा आया है कि ये रूल तो सभी को कर दिया जाए, तो फिर ये भी एक अलग उसमें उलझन पैदा कर रही है। लेकिन संजय जोशी जी के नाम के ऊपर एक कैपेबल नाम आप अगर हमें सुझाव करोगे, तो वो कौन रहेगा? इसके ऊपर अभी भी आरएसएस में कोई भी एक मत नहीं हो रहा है, कोई भी कंसेंसस नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ मोदी जी की प्रॉब्लम यह है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह से वो सीजफायर कर बैठे हैं, अभी तक के उन्होंने 20 बार ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड सीजफायर की बात की है। अब बात यह है कि संजय जोशी जी को अल्टरनेट नहीं मिल रहा है मोदी शाह की तरफ से। कल जाके ऐसा ना हो कि संजय जोशी जी नहीं आना चाहिए, इसलिए अमित भाई आप ही वापस दोबारा पार्टी के अध्यक्ष बनो, तो ही अच्छा। तो ही
2029 के चुनाव हम्म निकलेंगे। अगर ऐसा कोई, जैसे बोलते हैं हुक्मी एक्का, अगर हम्म मोदी जी ने डाल दिया अमित शाह जी के नाम का, तो फिर संजय जोशी भी बाजी जा हम्म सकती है। बीजेपी में और हम्म आरएसएस में सब कुछ तय हुआ है, और उस लिहाज से वो दोनों साथ में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। संजय जोशी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मोदी जी और आरएसएस के हम्म बीच में आ गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अगला जो हमारा एपिसोड होगा संजय जोशी पे ही होगा कि आखिर संजय जोशी, प्रधानमंत्री मोदी, तब क्या उनके बीच विवाद था, आखिर संजय जोशी जी का फुटिया। पूरा जो आज तक का सफर रहा है जी। विद इन आरएसएस और विद इन बीजेपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। जी बीच जी। के कुछ दशक मैं बोलूंगा, वो बीच में हम्म एक्टिव नहीं है, किसी को दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम्म इसका मतलब ये नहीं है वो किसी से मिल नहीं रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बातचीत करेंगे विस्तार से। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।